तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और आज हम यूकेपीसीएस का जो मेंस का जो मैथमेटिक्स पेपर 7 में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम अभी वीडियो क्लास ले रहे हैं। उसमें आज जो है ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम आज पहली क्लास है और उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमने पिछले कुछ वीडियोज में जो है उसके जो भी टॉपिक है 2 टॉपिक को हमने कर लिया है अच्छे से। आज उसका तीसरा टॉपिक, उससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन को किया था और उसके बाद एक टॉपिक हमने और कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आज जो है हम ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो आज जो हम जो भी क्वेश्चन किए हैं बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में जो होता है वो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल यानी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के क्वेश्चन को लेकर आया है। इसलिए सबसे पहले स्क्वायर रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है क्वेश्चन है फार्मूलाज है या कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने 2 फिगर दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या है, ये जो है ये स्क्वायर का फिगर है। इसमें सभी साइड जो है भुजा जो है बराबर होती है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, मतलब ये इसके इक्वल, ये सभी आपस में बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, उसको वर्ग बोलते हैं। और जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयत यानी रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं आयत। ठीक, तो एक चीज समझ में, जब सभी भुजा आपस में बराबर हो उसको बोलते हैं हम लोग वर्ग, और जब आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं हम लोग आयत। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों में एक कॉमन प्रॉपर्टीज है कि वर्ग का भी और आयत का भी, ये जो सभी एंगल होता है ना, ये वाला सभी एंगल, ये एंगल सभी 90 होता है यानी समकोण होता है। सभी एंगल, इसका भी, ये दोनों का प्रॉपर्टीज है वो कॉमन है। सभी एंगल जो होता है वो क्या होता है, इसमें समकोण होता है। ठीक, अब अगर मान लीजिए इसके एरिया की बात करें, अगर इसका एरिया एक भुजा ए है तो बाकी सारी भुजा भी क्या होगी, ए होगी यानी साइड। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। भुजा का जो लेंथ होगा उसको अगर स्क्वायर कर देंगे यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा इसका एरिया हो जाता है। उसी तरह इसका यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर मानते हैं हम कि ये लेंथ इसका है, लंबाई है l, इसकी चौड़ाई है वो है b, तो रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाता है वो होगा l इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। अब चूंकि यहाँ पे सभी भुजा a है इसलिए a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। सेम फॉर्मूला वही है, इसमें लंबाई l इंटू बी, यहाँ भी लेंथ इंटू ब्रेथ है लेकिन लंबाई चौड़ाई दोनों चूंकि इक्वल होता है इसीलिए इसमें एरिया ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर हो गया। इसमें क्या होगा कि l, लंबाई l माना हमने, इसकी चौड़ाई अगर b है तो इसका जो एरिया होगा वो होगा l इंटू बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। सभी में जब एरिया होता है तो यूनिट जो भी हो उसका यूनिट का स्क्वायर हम लोग लेते हैं, है ना। जो यूनिट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर ये मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी यूनिट हो उसका साथ में आपको स्क्वायर भी लेना है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसका पेरीमीटर उसको हम लोग परिमिति बोलते हैं। उसका क्या होता है, जितने भी साइड है ना, जैसे सभी का कुल योग जो होगा उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये होगा 4a हो गया पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का। ये आपको याद रखना है, एरिया लंबाई यानी लेंथ जो है यानी भुजा की एक ही साइड होती है तो भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया स्क्वायर का। इसका एरिया होगा एल इंटू बी। इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा आपका 4a। सभी जो भुजा हैं उसका सभी का हम योग कर देंगे तो वही पेरीमीटर होता है। उसी तरह इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा, इस वाले का पेरीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सभी भुजा को योग ऐड करना है, सभी को योग जो होगा वही इसकी परिमिति होगी। तो l प्लस l करेंगे, ये l ये 12 हो गया, 12 और प्लस 2b, 2 ब्रेथ है 2 लेंथ है। इसका पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इसका पेरीमीटर होता। पेरीमीटर का जो यूनिट होता है, चूँकि अगर मीटर है सभी मीटर ही हो गया, तो जो भी यूनिट होगा वो सिर्फ इसमें स्क्वायर नहीं होगा,
यूनिट, जो भी यूनिट होगा वो मीटर होगा तो मीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे, कुछ भी मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर लिख देंगे। उसी तरह यहाँ भी सिर्फ यूनिट जो भी होगा वही आपको लिखना है। इसमें यूनिट स्क्वायर हो जाता है, इसमें सिर्फ यूनिट ही रहता है। अब देखिए एक चीज़ और है आपका, ये डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल बोलते हैं इसको। आमने सामने की भुजा जो वर्टेक्स है, वर्टिसेस है, उसको जब ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा डायगोनल होता है। तो देखिए डायगोनल हो गया ये, तो डायगोनल जो होगा यानी उसको विकर्ण बोलते हैं हम लोग, विकर्ण यानी डायगोनल। विकर्ण की लंबाई स्क्वायर में क्या होगी और इसमें क्या होगी। तो इसका देखिए विकर्ण क्या होता है आपको पता है, ये एंगल 90 है, ठीक। तो आपको ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज को आपको पता होगा ये कर्ण हो जाता है, हाइपोटेनस बोलते हैं इसको। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसका अंडर रूट होता है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों सेम है, इसका अंडर रूट हो गया। तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर अंडर रूट हो गया। जब इसको बाहर करेंगे तो a√2 यूनिट जो होता है वो उसका विकर्ण हो जाता है। मतलब अगर हमें विकर्ण निकालना हो किस में, वर्ग में, तो भुजा की जो लंबाई है उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें विकर्ण मिल जाएगा, हमें उसका विकर्ण मिल जाएगा। तो सिंपली लिख सकते हैं इसको √2 और a जो होगा वो हमारा इसका विकर्ण होता है स्क्वायर का। उसी तरह इसका विकर्ण भी निकालेंगे इसी तरह, लेकिन चूंकि इसमें l और b है तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि ये l है ये b है, तो l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, यानी लेंथ को स्क्वायर करेंगे प्लस जो विड्थ है चौड़ाई है उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, वही इसका विकर्ण हो जाएगा। इसका विकर्ण हो जाएगा, फॉर्मूला हमने वही यूज किया है। इसमें चूंकि l एंड b दोनों का वैल्यू a है, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, ये तो 2a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाता है, √2 अंडर रूट में ही रह जाएगा 2, a√2 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, जो दोनों अलग अलग है, तो ये l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट जो होगा वो हमें आयत का जो डायगोनल यानी विकर्ण होता है उसकी लंबाई होती है। तो इतने ही फॉर्मूले हैं बेसिकली आयत और वर्ग में। तो आयत और वर्ग का आज क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इसी फॉर्मूले पे डिपेंड होगा सारा क्वेश्चन। और रेक्टेंगल और स्क्वायर जितने भी क्वेश्चन होंगे और आपका ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। वैसे इसका फॉर्मूला तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पहले से ही ये याद होगा, लेकिन मेरा काम था कि आपको एक बार इस सारे फॉर्मूले को रिमाइंड करा देना, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जब मैं यूज़ करूं तो सभी को अच्छे से समझ में वो फॉर्मूला आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 12 सेंटीमीटर ट्रायंगल भी कर लेना है। मैं हम तो आयत और उसका किया आपने स्क्वायर का किया, साथ में ट्रायंगल भी समझ लेते हैं। ट्रायंगल होता है तीन भुजाओं, ट्रायंगल उस एरिया को, उस क्षेत्र को बोलते हैं जो तीन भुजा के अंतर्गत वो कवर्ड होता है, उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज का जब एरिया निकालना हो त्रिभुज का, तो हमें देखना होता है कि त्रिभुज किस तरह का है। अगर ऐसा त्रिभुज हो, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ऐसा हो सकता है, एक त्रिभुज मान लीजिए इस तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक, ऐसा हो सकता है। तो आप देखिए ये त्रिभुज जो है जिसमें ये भुजा ये अगर 90 होगा, है ना, कोण, तो एक होगा जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस यानी हाइट, ये बेस हो गया हमारा, इसको बेस बोल देंगे, ये हाइट। अगर ऐसे हमें किसी त्रिभुज का अगर बेस और हाइट पता हो, जब तब हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो त्रिभुज का एरिया हमें निकल जाएगा। तो राइट एंगल के केस में भी अगर ये राइट एंगल है तो उसमें भी यही सेम हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस ये हो गया, हाइट ये हो जाएगा। अगर ऐसा त्रिभुज हो जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, है ना, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज है, इसमें ये भुजाई ए है, ये बी है, ये भुजा की लंबाई सी है, ठीक। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट, ये उसका फॉर्मूला होता है। यहाँ जहाँ पे एस इक्वल टू क्या होता है,
वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी तीनों भुजाओं का योग डिवाइड बाई 2 जो होता है वो s होता है। फिर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसका स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो वो हमारा ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। उस केस में जब तीनों भुजा की लंबाई जो हो अलग अलग होगी। अगर समकोण त्रिभुज होगा ऐसे 90 बनेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर किसी त्रिभुज में अगर हमें बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो तो उसका एरिया निकालना हो तो सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। बाकी ये जो फॉर्मूला है ये कॉमन फार्मूला है, ये किसी भी त्रिभुज के एरिया को फाइंड करते वक्त इसका यूज आप कर सकते हैं। लेकिन जब अगर 90 डिग्री वाला कोई त्रिभुज हो तो उस केस में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये था त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला। अब क्वेश्चन लेते हैं। एक त्रिभुज है, पहला क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज है जिसके भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने के बाद एक त्रिभुज और बनेगा, तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यानी मिड पॉइंट को मिलाया गया है। इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक, अब कोई भी अगर मान लीजिए इस एक भुजा हो गई, ये 12 हो गई, ये आपकी 18 हो गई, एक भुजा है ये 26 है, सभी सेंटीमीटर में है तो यूनिट है सभी का सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर। तीनों त्रिभुज का जो मिड पॉइंट है ये वाला और ये वाला है ना, इसको मिलाने से एक त्रिभुज और बनेगा। ऐसे मान लीजिए ये त्रिभुज जो है डी, ये ई है, ये एफ है, तो हमें त्रिभुज डी ई एफ का एरिया निकालना है। उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो हमें लिखना पड़ेगा कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। हमने माना एक त्रिभुज है, उसमें क्या है, ए बी इक्वल टू कितना है, ए बी इक्वल टू है 18 सेंटीमीटर, ए बी है 18 सेंटीमीटर। बी सी है हमारा, बी सी है कितना 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड ए सी है 26 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाओं की लंबाई है। ठीक, अब डी ई एंड एफ डी इन एफ जो है क्रमशः डी किसका है, बी सी, डी एफ क्रमशः बी सी, ए सी और किसका, ए बी का मिड पॉइंट है। ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमने बनाया इस फिगर से। ठीक है, मिड पॉइंट है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है हमें किसका, ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया जो होगा वो क्या होगा। ठीक, अब देख रहे हैं इसमें कि हमें तो चूँकि हमें तो ए बी सी के भुजा की लंबाई पता है, लेकिन हमें तो चाहिए एरिया डी ई एफ का। तो डी ई एफ का भुजा तो हमें पता नहीं है, उसको फाइंड कैसे करेंगे, है ना। अब एक चीज़ होता है, एक रूल है, उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदुओं, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा की यानी भुजा की जो लंबाई होती है, भुजा की लंबाई
ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग हमने आगे इसको यूज़ करेंगे। भुजा की लंबाई जो है तीसरी भुजा के लंबाई के आधी होती है। तीसरी भुजा के लंबाई यानी लेंथ, लंबाई, भुजा की लंबाई जो तीसरी भुजा के लंबाई की आधी होती है, लंबाई की आधी होती है। मतलब त्रिभुज के अगर किसी दो भुजा के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उसकी जो लंबाई होती है वो जो एक और भुजा, तीन भुजा होता है, तीसरी भुजा के लंबाई की आधी होती है। तो यहाँ पे देखिए जो ये डी और ई जो है, तो डी ई की लंबाई क्या हो जाएगी, डी ई की जो लंबाई हो जाएगी, डी ई हमें ए सी और बी सी का मिड पॉइंट है तो ए बी का आधा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ए बी तीसरी भुजा के लंबाई की आधी, मतलब 18/2 बराबर 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो गया हमें डी ई। अब उसी तरह डी एफ निकाल लेंगे हम। तो डी एफ क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा हमारा, देखिए फिर ए बी और बी सी के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो तीसरी भुजा कौन सी है, ए सी है। तो ए सी की लंबाई कितनी है, 26। तो ये हो जाएगा ए सी बाई 2, ए सी डिवाइड बाई 2 यानी 26 डिवाइड बाई 2 मतलब 13 सेंटीमीटर जो हो जाएगा वो लंबाई हो जाएगी डी एफ की। ये डी एफ की लंबाई हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब बचा हमें ई एफ। ई एफ देखिए, ई एफ जो है, ई एफ कितना होगा इसका लेंथ, तो ई एफ का देखिए ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया हमने तो तीसरी भुजा कौन सी है, बी सी। तो बी सी बाई 2, बी सी बाई 2 यानी 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर विल बी लेंथ ऑफ ई एफ। अब तीनों भुजा का लंबाई हमें पता चल गया। तो अब हमें एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे एस फाइंड कर लेंगे। पहले एस क्या होगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी ये तीनों यानी 9 13 22 9 हो गया और ये 13 हो गया और 6 हो गया। तो 22 और 6 28 बाई 2 यानी 14 सेंटीमीटर जो हो गया हमें क्या हो गया, ये एस हो गया। तो अब क्या होगा, ये एस हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक। इंटू देखिए ए की लंबाई कितनी है, ए मान लीजिए इस वाले को हम ए मान लेते हैं, एक भुजा की लंबाई ये 9 है तो 14 माइनस 9 5 हो गया। फिर s माइनस बी, अगर इसको b है ये वाला 13 तो s 14 माइनस 13 तो 1 हो गया गुने 14 माइनस 6 ये हमारा 8 हो गया, है ना, 8 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा ये 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2। अब देखिए 2 डबल है तो एक स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ये 4 है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होगा। तो 1 2 आ गया, 1 2 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये दोनों बाहर आ गया। अंडर रूट रह गया आपका 7 इंटू 5 35, मतलब आंसर हो गया इसका 4 अंडर रूट 35। एरिया है तो यूनिट है सेंटीमीटर, तो एरिया का हमेशा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से 4 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस त्रिभुज का एरिया हो गया। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज गिवन था उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक नई त्रिभुज बनानी थी, उस नई त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना था। हमने क्या किया, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। और ये रूल होता है कि अगर किस त्रिभुज में किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो एक भुजा बनती है उस भुजा की जो लंबाई होगी उस त्रिभुज के तीसरी भुजा की लंबाई की आधी होगी। उस रूल को यूज़ करके हमने छोटे त्रिभुज के सभी भुजाओं की लंबाई पता कर लिया। फिर उसके बाद हमने उसका फार्मूला हमें पता है, उसको यूज़ करके हम इसका एरिया फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब यूज़ करते हैं, जब 90 डिग्री
कोई ना कोई एंगल त्रिभुज का 90 हो, उस केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ करते हैं। बाकी सभी केस में हम ये जो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज़ करके त्रिभुज का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, एक आयताकार क्षेत्र है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लॉट के चारों ओर बार लगाने के, तार से उसको कवर करना है। बार लगाने का खर्च अगर 26 रुपया 50 पैसे प्रति मीटर की दर कॉस्ट रेट है तो टोटल कॉस्ट आता है 5300 रुपया। ठीक है, तो हमें प्लॉट की लंबाई क्या है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, माना हमें लंबाई ज़्यादा दिया हो तो माना कि जो प्लॉट आयताकार प्लॉट है, प्लॉट की चौड़ाई हमें सपोज करना है, क्योंकि कुछ हमें गिवन नहीं है। चौड़ाई मान लिया हमने x मीटर, x तो ये मीटर में है सभी, ये देखिए मीटर है तो x मीटर, ये हमें क्या हो गया चौड़ाई चौड़ाई हमने इसीलिए माना कि लंबाई दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो जो छोटा होता है उसको हम लोग सपोज करते हैं। तो लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है इसलिए हमने चौड़ाई मान लिया x मीटर। तो फिर हमारा लंबाई यहाँ से यानी लेंथ क्या होगा, लंबाई यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना x प्लस 20 मीटर, लंबाई हो जाएगा x प्लस 20 मीटर। तो चौड़ाई हो गया यानी ये b हो गया, इसको हमने b सपोज माना, इसको हमने l है, लंबाई मतलब l हो गया। तो हमने ऐसे सपोज कर ले। अब दिया हुआ है कि प्लॉट के चारों ओर, अब मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऐसे, ठीक, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी चौड़ाई है हमारा x मीटर और उसका लंबाई है x प्लस 20। ठीक, अब देखिए इसके चारों ओर हमें बाड़ करना, मतलब तार से घेरने का जो उसको हम लोग बाड़ बोलते हैं, तो वो लगाना है। तो टोटल इसमें जो बाड़ लगेगा कितना मीटर लगेगा, जितना इसका परिधि यानी परिमिति होगी। परिमिति मतलब ये साइड प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ऐसे ही तो लगाएंगे ना, घेरेंगे। ठीक है, तो जितनी इस क्षेत्र का जितना पेरीमीटर होगा उतना ही मीटर हमें तार लगेगा, वायर हमें यूज होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा यानी परिमिति हो जाएगा, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 एल, यहाँ पे हमने एल हो गया x प्लस 20, x प्लस 20 और फिर x एक बार और है b का, तो ये हो गया हमें 2x प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 20 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 40, 4x प्लस 40 जो हो गया वो क्या हो जाएगा मीटर पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये टोटल मीटर हो गया, तो ये टोटल मीटर पेरीमीटर हो गया। इतना ही मीटर तार लगना है, जितना इसकी परिमिति होगा उतना ही मीटर हमें तार लगना है। जबकि 1 मीटर तार का कॉस्ट दिया हुआ है 26.50। जब इसी को ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार ये टोटल लेंथ है जो तार लगना है, और 1 मीटर तार का कॉस्ट आएगा प्रति मीटर 26.50। तो इसी को मल्टीप्लाई जब करेंगे 4x प्लस 40 इंटू करेंगे जब हम 26.50 से, तो यही तो टोटल कॉस्ट आएगा ना, यही टोटल कॉस्ट आएगी। समझ में आ गया, ये टोटल लंबाई है इसका पेरीमीटर, जितना पेरीमीटर होगा उतनी ही लंबी तार हमें चाहिए। जबकि 1 मीटर तार की लंबाई कितनी है 26.50। जब इसको 26.50 से, ये टोटल लंबाई है तार की, 1 मीटर का रेट है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब इस टोटल लेंथ से, तो वही टोटल कॉस्ट आएगा ना। जब ये निकल गया तो यहाँ से अब हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10 ये हो जाएगा हमारा 26.50। ठीक, अब x और डिवाइड कर देंगे, x प्लस 10 हो जाएगा हमारा 5300 ऊपर है इंटू नीचे हो जाएगा, ये 4 और डिवाइड हो जाएगा 26.50 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
ये 4 हो गया। अब इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये 26.5 है, तो डबल करेंगे तो 53 होगा। ये 200 से कैंसिल हो जाएगा। ये 26.5 इंटू 2 करेंगे, ये 53 हो जाएगा, है ना, 53 हो जाएगा। और इसको जब डबल जीरो डालेंगे 200 से कैंसिल हो गया। और फिर ये हो गया 450 जा हो गया, ये 450 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब x प्लस 10 इक्वल टू 50 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 10 बराबर 40। तो 40 मीटर क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो इसका मतलब लंबाई क्या होगा, x प्लस 20 चौड़ाई, ये लंबाई हो जाएगा। तो 40 प्लस 20 बराबर 60 मीटर जो होगा वो हो जाएगा इसका लंबाई। हमें प्लॉट की लंबाई फाइंड करनी है, तो ये लंबाई हमारा आंसर होगा। इस तरह से लंबाई हमें फाइंड हो गया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप का कालीन है जिसका जो एरिया है 120 मीटर स्क्वायर है, जबकि इसका परिमाप यानी इसका जो पेरीमीटर है, परिमिति या परिमाप, उसको सभी को साइड को जो लेंथ प्लस जो ब्रेथ है, जब को सभी को ऐड कर देते हैं तो हमने बताया आपको उसको परिमाप, परिमिति या पेरीमीटर बोलते हैं। उसका परिमाप 46 मीटर है। तो इसके विकर्ण का माप क्या होगा, यानी एक समझिए कि इसके ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार कालीन है, मतलब ये आयताकार कालीन है, ठीक, ये रेक्टेंगुलर शेप का एक कालीन है, ठीक है। इसका जो एरिया है, ठीक है, एरिया है वो हमें गिवन है। इसका जो एरिया है वो गिवन है 120 मीटर स्क्वायर, ठीक। इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर वो हमें गिवन है 46 मीटर। इसका डायगोनल जो है यानी विकर्ण हमें पता करना है। डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई क्या है ये हमें पता करना है, ठीक। तो ये आयताकार क्षेत्र है, तो ये मान लीजिए इसका लेंथ हो गया, ये मान लीजिए इसका ब्रेथ यानी चौड़ाई b है, लंबाई इसका x हो गया, ठीक। तो एरिया से क्या होगा, एरिया जो है वो हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ से हो गया एरिया जो हो गया वो हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ जो हो गया, एरिया इंटू इक्वल टू है हमारा गिवन है 120 मीटर स्क्वायर, ठीक। और पेरीमीटर जो है यानी 2 इंटू एल प्लस बी, ये है हमारा 46 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर है, 46 मीटर है। अब हमें विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला। तो हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा कि लेट एल बी द, यानी कालीन की लंबाई जो है वो एल मीटर है, कालीन की चौड़ाई जो है वो बी मीटर है, ठीक। उस केस में हमारा एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। हमें फाइंड क्या करना है, विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडू, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस वाले से यूज़ करके यहाँ से एल प्लस बी इक्वल टू कितना 23 हो जाएगा, एल प्लस बी इक्वल टू 23 हो जाएगा। और फिर यहाँ से एक हम फाइंड कर लेंगे, जो एल प्लस बी पता चल गया हमें, तो एल इक्वल टू हो सकता है 23 माइनस बी, ये तो हो सकता है एल इंटू 23 माइनस बी होगा या नहीं। तो डायरेक्टली इसको थोड़ा सा फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इससे आसान एक दूसरा तरीका है, एल इंटू बी ये है। अब देखिए ये एल प्लस बी ये हो गया और यहाँ पे एल इंटू बी है, तो एल माइनस बी अगर हम पता कर लें, एल माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाता है हमारा एल प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, माइनस हो जाएगा 4LB, ये फॉर्मूला होता है लेंथ एल, क्योंकि ऐसा हम इसीलिए किया कि एल प्लस बी पता है हमें, अगर एल माइनस बी पता चल जाएगा तो दोनों को ऐड करके लेंथ और ब्रेथ हमें पता चल जाएगा। तो एल माइनस, इस आपको याद किए होंगे आप कि ए माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4AB, बस हमने यही यूज किया यहाँ पे।
तो यहाँ पे l प्लस बी का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू एल बी कितना 120 है, वही तो एल बी ही तो दिया हुआ है 120, ठीक है। तो ये आपका 23 इंटू 23 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 ये 69 हो गया, ये 46 हो गया, ठीक है। 9 12 529, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 529, ये हो गया 120 इंटू 4 480, तो ये हो गया 49 हो गया। तो यहाँ से l इन माइनस बी क्या हो जाएगा, √49, तो ये हो गया हमारा कितना 7। तो यहाँ से l माइनस बी पता चल गया हमें 7, l प्लस बी है ऑलरेडी यहाँ पे 23, इसको हमने फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड माना, याद कीजिए लीनियर इक्वेशन। अब दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस, ये यहाँ माइनस भी है, यहाँ प्लस भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे l प्लस बी इक्वल टू 23 और l माइनस बी इक्वल टू 7 है। हमने ऐड किया है, यहाँ पे एडिशन किया है, ये तो प्लस ही होगा, ये फिर क्या हो जाएगा प्लस ही है, कोई कैंसिल नहीं करना है, कोई साइन चेंज नहीं है, तो साइन चेंज तो माइनस करते हैं तब होता है ना, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 2l इक्वल टू हो गया 30, तो यहाँ से l इक्वल टू हो जाएगा कितना 15 हो गया, l इक्वल टू हो गया 15 मीटर, ठीक। अब हमें b, अब देखिए l प्लस बी 23 है, l प्लस बी 23, तो एक को जब यूज़ करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे l इक्वल टू 15 डाल देंगे, तो 15 प्लस बी इक्वल टू 23 हो गया। तो यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 15 इक्वल टू 8 मीटर, है ना, 8 मीटर हो गया। अब हमें पता क्या करना है, विकर्ण क्या होता है, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डायगोनल होगा वो होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो l कितना है हमारा 15, तो ये हो गया 15 स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितना आ गया 8 स्क्वायर, ये हो गया हमारा 225 प्लस 64, 225 प्लस 64, तो ये होता है 549 7 6 2 8 289, ठीक। 289 आई थिंक 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो 17 मीटर जो हो गया वो हमारा हो गया, इसका विकर्ण हो गया 17 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो कितना सरल था, बस अगर कंसेप्ट क्लियर है। हमने यहाँ पे माना कि लेट जो है, माना कि कालीन की एक आयताकार कालीन की लंबाई l मीटर है, उसकी चौड़ाई जो है वो b मीटर है, लंबाई l मीटर, चौड़ाई जो है b मीटर है, ठीक है। अब हमें एरिया गिवन है क्वेश्चन में, एक 120 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर गिवन है 46 मीटर, और हमें विकर्ण पता करना है। तो एरिया l इंटू बी है, तो हमें 120 गिवन है, तो यहाँ से, और पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी 46 गिवन है, यहाँ पे यूज़ करके हमने l प्लस बी का इक्वेशन फाइंड कर लिया, फिर l माइनस बी फाइंड कर लिया, फिर हम उसको ऐड कर दिया तो लेंथ पता चल गया, फिर किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया l का, तो उसकी चौड़ाई पता चल गई, और फिर विकर्ण को फॉर्मूला को यूज़ करके हमने विकर्ण फाइंड कर लिया। इस तरह से ये आंसर हमारा आ गया बहुत आसानी से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो वर्गों का परिमाप ही मतलब परिमाप मतलब पेरीमीटर, यानी परिमिति परिमाप एक ही बात है, इसलिए इंग्लिश जो उसका वर्जन होगा उसमें हमेशा पेरीमीटर यूज होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है रेक्टेंगल के केस में 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और स्क्वायर जो ही आएगा तो पेरीमीटर हो जाएगा 4a। पेरीमीटर आपको याद रखना है, उसके सभी भुजाओं का योग जो होता है वही परिमाप होता है, वही क्या होता है परिमाप होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो वर्ग है, उसका परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में थोड़ा फंसाया हुआ है भाषा में। देखिए दो वर्ग है, मान लीजिए दो वर्ग है, एक वर्ग ये है आपका, मान लीजिए एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग थोड़ा इससे बड़ा हो गया क्योंकि इसका परिमाप दोनों स्क्वायर है, ठीक। इसका जो पेरीमीटर है वो गिवन है हमारा 24 मीटर,
और इसका जो पेरीमीटर है वो गिवन है हमें कितना 24 और 32 मीटर, 32 मीटर। ठीक, मान लेते हैं इसका जो एक भुजा है वो है ए, इसका एक भुजा हो गया मान लीजिए A1 हो गया। ठीक, इसका एक माना कि पहले वर्ग की एक भुजा कितना मान लिया हमने, ए मीटर, ए सेंटीमीटर है, मीटर है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लेंगे। ए सेंटीमीटर है, पहले वर्ग का एक भुजा ए, ये सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इस सब पे विशेष ध्यान देना, यूनिट का भी डिफरेंस देना। पहले वर्ग का एक भुजा ए सेंटीमीटर है और दूसरे वर्ग की जो एक भुजा है उसको भी मानना पड़ेगा हमें। दूसरे वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना है, A1 मीटर, A1 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा, P1 होगा, आपको पता है 4A होगा, और दूसरे वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा, P2 होगा हमारा 4A1। ठीक, ये पेरीमीटर गिवन है हमारा, ये गिवन है 24, तो 24 इक्वल टू 4A, तो यहाँ से A इक्वल टू आ जाएगा हमारा 24/4, ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। मतलब इस वर्ग की एक भुजा की लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर। और यहाँ भी इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4A1 होता है ना, सॉरी 4A1 तो होता ही है। ये दिया हुआ हमारा 32 सेंटीमीटर, 32 इक्वल टू 4A1, तो यहाँ से A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 डिवाइड बाई 4, ये होगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो A1 इसकी भुजा की लंबाई निकल गई 8 सेंटीमीटर, इसकी भुजा हो गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। अब आगे क्या है, अब देखिए आगे है कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। ठीक, अब मान लीजिए इस वाले का एरिया A1 कितना हो जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्र हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। फिर दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे भुजा स्क्वायर होता है, ये हो गया हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वर्ग का एरिया 36, दूसरे वर्ग का एरिया 64। अब क्या कह रहा है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, इस दो वर्ग जो है उस दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो उस तीसरे वर्ग की परिमाप क्या होगी। ठीक है, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये हो गया 36 प्लस 64, ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मानते हैं हम तीसरे वर्ग का एक भुजा ले लेते हैं x है, इसका मान लेंगे कहीं कि लेट माना कि तीसरे वर्ग की भुजा x है ना, तीसरे वर्ग की भुजा x है, अगर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 100 का अंडर रूट बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे मानना पड़ेगा कहीं कि तीसरे रिक्वायर्ड वर्ग जो है, तीसरे वर्ग की भुजा जो हो गई वो हो गई हमारी कितनी, x सेंटीमीटर, सपोज यानी लेट किया था हमने इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी भुजा x है, निकल गया यहाँ से। अब क्या पूछ रहा है, तीसरे वर्ग का परिमाप, तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू एक्स, 4x हो गया, 4 इंटू भुजा, तो 4 अगर भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। बस कंडीशन यही है कि आपको फॉर्मूले की समझ अच्छे से होनी चाहिए और साथ में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, स्वतः आप आंसर तक पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, अब
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 मीटर लंबी एक सीढ़ी को गली में इस प्रकार रखा जाता है कि वह 40 फीट ऊंचे खिड़की तक पहुंच जाती है। ठीक, उसके पाँव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर वह 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती है। तो गली की चौड़ाई क्या है? ठीक, अब देखिए फिगर पहले बनाइए इसका। मान लीजिए कि ये जो है ये हो गई आपकी गली की चौड़ाई। ठीक है, BC जो है आपकी गली की चौड़ाई है। ठीक, एक घर है जिसका खिड़की, एक पहला घर ये है, मान लीजिए इसकी खिड़की की हाइट ये है, यहाँ पे खिड़की है, तो सीढ़ी लगाते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक, तो सीढ़ी जो है वो क्या होता है, 50 मीटर लंबी सीढ़ी को गली में इस प्रकार रखा जाता है कि वह 40 फीट ऊंचे खिड़की तक पहुंच जाती है। तो ये सीढ़ी की लंबाई है 50 मीटर। ठीक, 50 मीटर। खिड़की की सीढ़ी, खिड़की ये तो सीढ़ी की लंबाई है, लेकिन खिड़की जहाँ तक सीढ़ी पहुँचती है तो खिड़की की ऊंचाई है वो है 40 मीटर। ठीक है, ये है 40 मीटर। ये मान लीजिए A पॉइंट हो गया। ठीक है, ABC, ये मान लीजिए D है। ठीक, अब फिर मान लीजिए क्या हुआ है कि उसे खींच तक पहुंच जाती है, उसी के पाँव को उसी स्थान पर फिर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर वह 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती है। तो अब जो है मान लीजिए ये देखिए एक दूसरा हाइट यहाँ पे इस तरफ है, क्या करते हैं इस सीढ़ी को क्या करते हैं यहाँ, अभी यहाँ उसको ऐसे पलट देते हैं। तो उस केस में क्या है, जो सीढ़ी जो है, सॉरी इसको स्ट्रेट लाइन होगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब ये ABCDE हो गया मान लीजिए, है ना। अब जो है जब इसी सीढ़ी को पलट देते हैं तो अब क्या, चूंकि इसका स्लोप ज़्यादा हो जाता है, इसके कारण ये अब जो है 30 मीटर के हाइट तक ही पहुंचती है दूसरी तरफ। तो सीढ़ी की जो लंबाई है जो पहले थी वो तो वही रहेगी, क्योंकि सीढ़ी तो सेम है, क्योंकि इसी सीढ़ी को हमने पलट दिया। तो अब ये क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हुआ, कम हाइट तक पहुँचेगी। तो जिस हाइट तक वो पहुँचती है वो दिया हुआ है 30 मीटर यानी 30 मीटर। तो हमें ये जो गली है ना, ये गली की चौड़ाई यानी BC क्या है वो हमें पता करना है। ये क्वेश्चन है बेसिकली, बस थोड़ा समझना था इसको। अब ये बहुत आसान लग रहा होगा आप लोगों को। अब क्या करना है, अब देखिए हमें BD, अब देखिए अब सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा। ठीक, कि माना कि क्या होगा, AB क्या है, वो खिड़की की हाइट है, कुछ नहीं AB ब्रैकेट में लिख सकते हैं खिड़की की ऊंचाई। ठीक है, मान लिया था हमने ये खिड़की की ऊंचाई है। ठीक, ये खिड़की की ऊंचाई है, वो हो गया कितना, 40 मीटर। ठीक है, और AD जो है, AD क्या है, AD है सीढ़ी की लंबाई, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये है सीढ़ी की लंबाई, ये गिवन है हमारा 50 मीटर। 50 मीटर। ये कुछ खिड़की नहीं दिया हुआ है, उसके पाँव को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ घुमाने पर 30 फीट ऊंचे स्थान पर पहुंचती है। तो ये ECCE जो है, CE भी गिवन है हमें, ये है 30 मीटर। ठीक, तो हमें क्या करना, फाइंड करना है BC यानी गली की चौड़ाई, गली की जो चौड़ाई है वो हमें पता करना है। गली की चौड़ाई कितनी है वो हमें पता करना है, ये हमें निकालना है। ठीक, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये फिगर हो गया, ये जो हमें माना या जो चीज़ हमने सपोज किया, जो चीज़ गिवन है सब कुछ यहाँ पे हमने नोट कर दिया। अब देखिए, अब ये आपको याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। तो खिड़की की हाइट चूँकि सीधी होगी ये भी 90 होगा, ये दीवार तक पहुँचती ये भी 90 होगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज हम करेंगे ABD में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो क्या हो जाएगा हमारा, AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है, BD स्क्वायर। यहाँ पे BD हमें AD भी पता है और AB भी पता है, BD हमें पता करना है।
तो यहाँ पे देखिए AD कितना है हमारा, AD है हमारा 50, 50 स्क्वायर इक्वल टू AB है हमारा 40, 40 स्क्वायर इक्वल प्लस हो गया ये BD स्क्वायर, ठीक, BD स्क्वायर। यहाँ से BD हम फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से BD इक्वल टू हो जाएगा 50 स्क्वायर, सॉरी इसको लिख ही देते हैं, ये 2500 हो जाएगा माइनस 1600 का स्क्वायर रूट। ये कैसे हुआ देखिए, BD स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये तो 50 इंटू 50 हो गया 2500, ये 40 इंटू 40 हो गया 1600। अब 40 को इधर ले आया हमने, तो ये हो जाएगा 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, यानी 2500 माइनस 1600। और यहाँ पे BD स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हो गया हमारा कितना 900 है ना, ये हो गया 900। यहाँ से BD आ गया 30 मीटर, 30 मीटर आ गया BD, क्लियर है। उसी तरह से अब फिर इस ट्रायंगल में हम CD पता चल जाएगा, तो इन त्रिभुज किस में लेंगे अब, ECD में, त्रिभुज ECD में, ठीक। यहाँ पे फिर वही करेंगे यूज पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है, जो कंडीशन है। तो यहाँ पे ED स्क्वायर यानी DE स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। फिर यहाँ पे DE कितना है, DE है हमारा 50 स्क्वायर, ये 50 गिवन है, ये हो जाएगा 50 स्क्वायर इक्वल टू CE कितना है, CE ये 30 है, 30 स्क्वायर प्लस यहाँ पे CD स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है। उसी तरह जैसा हमने जो प्रोसेस यहाँ यूज़ किया वही प्रोसेस को यहाँ यूज़ करेंगे। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू हो जाएगा 2500 माइनस 900 अंडर रूट। ये CD अपने प्लेस पे ही है, ये 30 स्क्वायर को हमने इधर ले आया, तो ये 50 स्क्वायर हो गया 2500, 30 स्क्वायर हो गया 900, तो 2500 माइनस 900, अब तो CD स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा। फिर CD इक्वल टू जो स्क्वायर इधर से हटेगा इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1600 हो जाएगा, 1600 स्क्वायर रूट। यहाँ पे CD इक्वल टू हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 40, तो 40 मीटर। अब हमें गली की चौड़ाई निकालनी है, तो गली की चौड़ाई क्या है, BC है, तो BC इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से BC इक्वल टू हो जाएगा, BC इक्वल टू क्या होगा BD प्लस DC, क्लियर। ये हमें पता चल गया 30 प्लस 40 मीटर, तो 70 मीटर जो हो गया वो गली की चौड़ाई हो गई। तो सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको समझना था। एक सीढ़ी खड़ी है खिड़की पे, जिसकी खिड़की की हाइट है 40 मीटर, सीढ़ी की लंबाई है 50 मीटर। उस सीढ़ी को जब दूसरी तरफ पलट देते हैं, सेम सीढ़ी है, तो दूसरे जो बिल्डिंग है उसका दीवार जो है उसके 30 मीटर की हाइट तक ही पहुंचती है। तो गली जो है वो पहला बिल्डिंग दूसरा बिल्डिंग के बीच में जो गली की चौड़ाई है वो हमें फाइंड करना था। इस तरह से हमने गली की चौड़ाई फाइंड कर लिया। तो ये इसमें अगर सब कुछ समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कुछ समझ में आया हो तो आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आके ज़रूर इसको फिर से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसमें सब कुछ अच्छे समझ में आ गया हो। अगर मेरी क्लास पसंद आ रहा हो या आई हो तो आप इसको, इस चैनल को, आर्यव्रत पाठशाला जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर